शारीरिक विकास के इसी क्रम में अब हम बात करेंगे दूसरे विकास के बारे में। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था शारीरिक विकास को लेके, तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो भी बात करने जा रहे हैं गामक विकास को लेके। ध्यान दीजिए, गामक थोड़ा सा समझना आपके लिए हिंदी में हो सकता है टफ लगे जो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो गामक विकास को हम मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। देखिए, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को कि मोटर डेवलपमेंट आपका है क्या। मोटर डेवलपमेंट भी आपके फिजिकल डेवलपमेंट से ही रिलेट करता है, लेकिन जो फिजिकल डेवलपमेंट अभी हम पीछे पढ़े हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसका कॉन्सेप्ट है। जैसा हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो बढ़ते हैं और उनके अंदर विकास होता है, उनके जीवन के 5 सालों के अंदर उनका ये विकास और सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि वह फिज़िकली जब वो ग्रोथ करते हैं तो फिज़िकली वो ग्रोथ आती है उनके अंदर, और उनकी मसल्स में, उनकी बोन्स में, मीन्स उनकी मांसपेशियों में, उनकी हड्डियों में जो पावर आती है, जो स्ट्रेंथ आती है, उस स्ट्रेंथ को हम मोटर डेवलपमेंट या गामक विकास के अंतर्गत रखते हैं। वह स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ के कारण बच्चा मूव करता है, एक दूसरे को टच करने के बाद उसको कुछ एहसास होता है, हिलता है, डुलता है, चलता है, खेलता है, तो वो जो स्ट्रेंथ उसके मसल्स में आती है, उसके बोन्स में आती है, उसी के फलस्वरूप ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यही जो आपका विकास होता है वो मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। तो समझ में आ गई बात। मीन्स जो मोटर डेवलपमेंट है ये भी एक प्रकार का क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है। और यह जो फिजिकल डेवलपमेंट आपका है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथेन करता है बच्चे का बोन्स को, मीन्स हड्डियों को, मसल्स को, जिसके तहत वो बच्चा क्या करता है, मूव करता है, एक्टिविटी करता है, मीन्स एक्टिव होता है, और धीरे धीरे चलना, दौड़ना, फिरना भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। वैसे आपके टेट में ये टॉपिक यूपी टेट में स्पेशली नहीं है, लेकिन सी टेट और अन्य जगहों पे इसको क्या है, पूछा जाता है। तो मोटर डेवलपमेंट को एक लाइन में अगर हम कंक्लूजन देना चाहें तो दे सकते हैं कि मोटर डेवलपमेंट मीन्स द फिजिकल ग्रोथ, मीन्स एक प्रकार का फिजिकल ग्रोथ है, ठीक है, एंड स्ट्रेंथेनिंग चाइल्ड्स बोन्स, और वो बच्चे की जो हड्डियाँ उसमें ताकत आती हैं, मसल्स में ताकत आती हैं, एंड एबिलिटी टू मूव, और उसको इस योग्य बनाती है कि वो मूवमेंट करने के लायक होता है, और इतनी ताकतवर उसको बनाती है कि बच्चा चलने लगता है, दौड़ने लगता है, खेलने लगता है और तमाम एक्टिविटी में भाग लेता है। तो यही जो डेवलपमेंट है उसी को हम गामक विकास चाहे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ये मोटर डेवलपमेंट बेसिकली 2 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर सकते हो। मोटर डेवलपमेंट के बेसिकली 2 पार्ट हैं, ये आपके हो सकता है पूछा जा सकता है। पहला जो पार्ट है आपका वो है फाइन मोटर डेवलपमेंट, और दूसरा जो पार्ट है वो है आपका ग्रास मोटर डेवलपमेंट है। तो ये फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रास मोटर डेवलपमेंट क्या है उसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अभी जो मैंने आपको मोटर डेवलपमेंट के 2 पार्ट बताया, तो सबसे पहला जो पार्ट आपकी बात कर ले हम, वो है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट। ये फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में आप समझ लीजिए कि जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है वह एक छोटी सी एक्टिविटी है, छोटा सा डेवलपमेंट है जो बच्चे की अंगुली में, मीन्स उसके फिंगर्स में हो, ठीक है, उसके रिस्ट मीन्स उसकी कलाई में हो, उसकी हड्डियों में हो। जो इस प्रकार के छोटे छोटे डेवलपमेंट होते हैं और उसमें जो परिवर्तन होते हैं, उन डेवलपमेंट को हम फाइन मोटर डेवलपमेंट में रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से बता दूं कि फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है
कि ये जो आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो उस स्किल को नोटिस करती है जहाँ पे हम स्मॉल मोमेंट में छोटी गतिविधियाँ देखते हैं, बच्चे की उंगली में, बच्चे के हाथ में, बच्चे के होठ में, बच्चे की कलाई में, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात कर लें जिसको हम ग्रास मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, इसकी हम बात कर लें तो ग्रास मोटर डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट का वो एरिया समाहित होता है या वो एरिया इन्वॉल्व होता है जहाँ पे बच्चे की मसल्स में थोड़ी सी मजबूती आती है। ठीक है, अगर इसको हम कहें एक लाइन में अगर कहना चाहें तो जो ग्रास मोटर डेवलपमेंट है उसमें जो है इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो इस तरीके से भी बन सकता है कि ग्रास मोटर डेवलपमेंट किससे बेसिकली ज़्यादा संबंधित है, तो वो डेवलपमेंट ऑफ मसल्स से ज़्यादा संबंधित है। अब ये मसल्स में डेवलपमेंट से कहने का क्या मतलब है, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके मसल्स में जब डेवलपमेंट होती है तो बच्चा पहले रेंगना शुरू करता है, फिर थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश करता है, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और डेवलपमेंट होता है तो वो चलने लगता है, फिर उसके बाद वो दौड़ना भी शुरू करता है और एक परफेक्ट लड़के के रूप में वो हर एक प्रक्रियाओं को करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। फाइन मोटर क्या है, स्मॉल मोमेंट है, मीन्स छोटी गतिविधियाँ हैं जो उसकी उंगली में, उसकी कलाई में, उसके होठों में, उसके क्या हाथ में देखने को मिलता है। जबकि ग्रास मोटर डेवलपमेंट क्या है कि उसके मसल्स में डेवलपमेंट आना, जैसे बच्चा क्राउलिंग करने लगता है और सारी चीज़ें करने लगता है। तो दोनों पॉइंट आप समझ गए। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे पूछा तो भले ही कम जाता है, लेकिन मोटर डेवलपमेंट के अपने कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तेज़ी से तो नहीं चल रहा हूँ, कॉपी पिन पॉइंट्स को क्या करिए आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की भी ज़रूरत होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको उसको पूरा प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, या मेरे ऐप्स के PDF सेक्शन से जाके आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, मीन्स गामक विकास के सिद्धांत। मीन्स गामक विकास के क्या सिद्धांत होते हैं उस पर हम पहले बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने भी विकास बच्चे के अंदर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो गामक हो, आगे हम इमोशनल और मेंटल भी पढ़ेंगे, फिर सोशल डेवलपमेंट को भी पढ़ेंगे। हर विकास का अपना एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और हमें उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझना बेहद ज़रूरी है अगर हम किसी चीज़ को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। तो पहले तो ये समझना होगा कि गामक विकास का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत नंबर 1, मैचुरेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हिंदी में परिपक्वन कहते हैं। देखिए, गामक विकास किसी बालक के अंदर तभी संभव है जब उसकी मांसपेशियों में, मीन्स मसल्स में, या उसकी तंत्रिकाओं में परिपक्वता न आ जाए। क्योंकि देखिए, परिपक्वता तभी आएगी जब वो बालक क्या होगा, उस पर्टिकुलर क्षेत्र पर, मीन्स अगर मसल्स की अगर हम बात कर लें तो जब मसल्स में कुछ ताकत आएगी तभी वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो जो पहला सिद्धांत है वो सिद्धांत आपका यही है कि गामक विकास मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर, मीन्स मैचुरेशन पर क्या होता है, मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। पॉइंट 1 हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी मोटर डेवलपमेंट हो, उसकी जो निपुणता होती है, ठीक है, उसको तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि बालक पूर्ण रूप से क्या हो, मैच्योर ना हो, पूर्ण रूप से परिपक्व ना हो। तो दूसरा टॉपिक भी अगर हम देखें तो वो क्या है,
कंप्लीट मैच्योरेशन की बात होती है, मतलब संपूर्ण मैच्योरिटी की बात होती है। मतलब अगर जब तक देखिए बालक जब तक ढंग से मीन्स बालक अगर कोई खड़ा होकर चलना चाहता है तो जब तक उसके पैरों की मसल्स में पूरी ताकत नहीं आ जाती तब तक बालक क्या है, ढंग से नहीं चल सकता है। तो दूसरा पार्ट भी हम अगर देखें मोटर डेवलपमेंट का तो वो भी कंप्लीट परिपक्वता मीन्स कंप्लीटली जब तक वो मैच्योर नहीं है उस पर और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की कि तीसरा सिद्धांत क्या है। तीसरा सिद्धांत यह है कि मोटर डेवलपमेंट के लिए आप एक क्या कहते हैं खाका बना सकते हैं, एक मानक बना सकते हैं। मीन्स गामक विकास का जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वह यही है कि आप इसके लिए क्या है, पॉसिबल है मीन्स संभव है कि आप इसके लिए एक मानक बना सकते हैं, एक पॉसिबल मानक बना सकते हैं कि आपकी मसल से आपके जितने भी गामक डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे एक सर्टेन क्राइटेरिया सर्टेन स्टेज तक ही रहेंगे। तो चौथा आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गामक विकास में आप एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न बना सकते हैं। मतलब प्रेडिक्टेबल को हम पूर्व में भी कहते हैं, पूर्वानुमेय भी कहते हैं, थोड़ा सा हिंदी कठिन है आपकी, तो आप कह सकते हो कि गामक विकास के लिए एक हम पूर्वानुमेय या प्रेडिक्टेबल डोमेन या पैटर्न भी बना सकते हैं। 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहला क्या, मैचुरेशन की ज़रूरत है, बिना परिपक्व नहीं होगा। बालक के अंदर जब तक कंप्लीट परिपक्वता नहीं होगी नहीं हो सकता। तीसरा, एक आप पॉसिबल मानक, एक पॉसिबल पैटर्न आप बना सकते हैं। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक पूर्वानुमेय मीन्स एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न आप गामक विकास के लिए निर्धारित कर सकते हैं। जो 5वां पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यह जो गामक विकास होता है इसमें वैयक्तिक भिन्नता होती है। वैयक्तिक मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं हो सकता। तो इनके अंदर जो भिन्नता देखी गई है वो कहीं ना कहीं वैयक्तिक भिन्नता आपको गामक विकास में देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि गामक विकास के अंतर्गत वैयक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप 2 पॉइंट आप तैयार रखिएगा। पहला क्या, चौथा और 5वां, और दूसरा कि गामक विकास के सिद्धांत के रूप में कंप्लीट मैचुरेशन मीन्स कंप्लीट मैच्योरिटी, मैचुरेशन तो होना ज़रूरी है, एक पॉसिबल मानक आप बना सकते हो, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, ठीक है, प्रेडिक्टेबल पैटर्न होना चाहिए, और 5वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वैयक्तिक भिन्नता मीन्स इंडिविजुअल इनडिफरेंस जो है या डिफरेंस जो है उसके ऊपर आपको काम करना है। तो मोटर डेवलपमेंट के इतने टॉपिक, क्योंकि इसको एग्ज़ाम में बड़ा कम पूछा भी जाता है, तो आज मोटर डेवलपमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। मोटर डेवलपमेंट के बाद जो हमारा तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सुपर टेट दोनों के लिए बेहतर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको हिंदी में आप मानसिक या संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। यहाँ से यूपी टेट में क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं। अभी पिछला यूपी टेट का पेपर देखा जाए तो यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो पहले ये देख लिया जाए कि मानसिक और संज्ञानात्मक विकास आपका होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास बच्चे की उस योग्यता को हम कह सकते हैं जिस योग्यता के अंतर्गत बच्चा किसी काम करने से पहले उसके बारे में सोचता है, समझता है और तब उस काम के प्रति आगे बढ़ता है। इसको अगर और थोड़ा सा इजी ढंग से समझें तो हम कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट मीन्स द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीज़न। मतलब ये उस ग्रोथ को रिफ़र करता है जो बच्चे की एबिलिटी को बढ़ाता है, किसके प्रति, किसी चीज़ को सोचने के प्रति, कोई चीज़ तर्क और वितर्क करने के प्रति। दूसरा एक क्वेश्चन उठेगा कि ये एबिलिटी वस्तु में डेवलप कब से होती है।
काफ़ी साइकोलॉजिस्ट को हम लोग स्टडी करें तो काफ़ी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि शैशवावस्था से ही इसका क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, शैशवावस्था से पहले मीन्स जो गर्भावस्था का पीरियड है उस टाइम से बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट होने शुरू हो जाता है। ठीक है, मीन्स जिस दिन से बच्चा गर्भ में आता है उस दिन से बच्चे के अंदर शारीरिक के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होना शुरू हो जाता है और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और फिर उसके बाद किशोरावस्था तक यह अपने प्रोसेस में रहता है, ये अपने आगे बढ़ता रहता है। तो जैसा कि क्रो एंड क्रो का एक कमेंट भी है, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि किशोरावस्था तक बच्चे का 100% मानसिक विकास हो जाता है, जबकि स्टेनले हॉल सहित अन्य साइकोलॉजिस्ट का भी अपना कमेंट है कि बच्चे का 50% जो मानसिक विकास है वो मात्र 3 साल के दौरान ही हो जाता है। तो मानसिक या संज्ञानात्मक विकास को लेकर साइकोलॉजिस्टों ने बहुत ढेर सारी बातें कही हैं, लेकिन हमें टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना कहाँ है, कहाँ पर अपनी नज़र रखनी है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूँ कि मानसिक और संज्ञानात्मक विकास क्या है वो उसके बारे में अभी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे ही। उसके साथ साथ मानसिक विकास के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम हैं, यहाँ से पिछले टेट में क्वेश्चन देखने को मिला था, तो हम इस पॉइंट को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मानसिक विकास के अपने कुछ क्षेत्र होते हैं जिसके अंतर्गत पिछले टेट में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो हम मानसिक विकास के क्षेत्र पर भी अपनी निगाह रखेंगे। ठीक है, तो चलिए वो तो अभी हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मानसिक विकास होता क्या है। मानसिक विकास जो है उस ग्रोथ को कहते हैं जो बच्चे की एबिलिटी को बढ़ाता है, क्या करने के लिए, सोचने के लिए, किसी चीज़ पे तर्क वितर्क करने के लिए। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस रूप से, निरंतर रूप से चलता रहता है। ठीक है, मानसिक विकास के अपने कुछ रूल्स और अपनी कुछ रेगुलेशंस होती हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी ओपन करिए और एक पॉइंट नोट करिए कि मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के नियम। चलिए, मानसिक विकास के जो हमारे नियम होते हैं उन पे हम बारी बारी से समझ लेते हैं। ये आपके बेसिकली 6 रूल्स हैं जो मानसिक विकास के हैं। इन सारे पॉइंट को जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे आप सुनते जाइएगा और इसको कॉपी पे भी नोट करते जाइएगा, क्योंकि अगर आपको टेट में बेहतर काम करना है, सुपर टेट बेहतर करना है, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, सिर्फ बोलने सुनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम पहले चीज़ों को लॉजिक से समझते हैं कि जो आपका मानसिक विकास के नियम हैं, ठीक है, मीन्स ये सारा आपका क्या है, वो है आपका मानसिक विकास के नियम है। तो पहली चीज़ जान लीजिए कि मानसिक विकास के नियम की संख्या कितनी है, 6। जो पहला आपका नियम है वो है क्रमिक विकास का नियम। याद रखिएगा, मानसिक विकास के नियम का जो पहला नियम है क्रमिक विकास। मीन्स कहना क्या चाहता है ये पॉइंट, उसको पहले ध्यान से सुनिएगा कि बच्चों के अंदर जो बच्चों का मानसिक विकास होता है वो एक क्रम में होता है। कहीं सडन या बहुत अचानक तरीके से आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। मीन्स बच्चों का जो मानसिक विकास और शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं उनका विकास एक क्रम से होता है। इसीलिए मानसिक विकास का जो पहला रूल है वो है क्रमिक विकास का नियम। मीन्स जो डेवलपमेंट होता है वो एक क्रम के अनुसार होता है। क्लियर हुआ? जो दूसरा है अभिव्यक्ति का नियम, मीन्स एक्सप्रेसिव लॉ ऑफ एक्सप्रेशन, इसको आप कह सकते हो। मतलब मानसिक विकास जैसे जैसे बच्चे के अंदर बढ़ता है तो उसके एक्सप्रेशन में वो सारी चीज़ें हमें बाहर देखने को या बाहर निकल कर आती हैं। तो दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो है आपका अभिव्यक्ति का नियम है। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से टेट के क्वेश्चन देखने को मिला भी है, तो आप इसको याद रखिएगा, सूक्ष्मता का नियम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, पहला तो ये कि सूक्ष्मता का नियम मानसिक विकास के नियम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंतर्गत ये सूक्ष्मता का नियम है क्या, पहले आप ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्मता के नियम के अंतर्गत जब बच्चे का मानसिक विकास होता है तो वो स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा,
स्थूल से किधर बढ़ता है? सूक्ष्मता की तरफ। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते वाला नियम मीन्स जो मानसिक विकास का नियम होता है वो कैसे बढ़ता है, स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ या सूक्ष्मता से स्थूल की तरफ? तो आप ध्यान दीजिएगा, स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ने वाला ये नियम होता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो मानसिक विकास का नियम होता है वो कौन सा नियम होता है, स्थूल नियम होता है कि सूक्ष्म नियम होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वो जो नियम होता है वो आपका सूक्ष्म नियम होता है, मीन्स सूक्ष्मता पर आधारित नियम होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चौथा जो है प्रत्यय निर्माण या प्रत्यय विकास का नियम, ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। मीन्स इसको आप इंग्लिश में अगर समझना चाहें तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। ये जो नियम है वो है आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का नियम है। मीन्स जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर मानसिक और संज्ञानात्मक डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो बच्चा अपना कॉन्सेप्ट खुद बनाने लगता है या अपना कॉन्सेप्ट खुद वो फॉर्म करने लगता है। तो मानसिक विकास के नियम का प्रत्यय निर्माण एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पर आपको क्या करना है? विचार करना है। ठीक है? उसके बाद पांचवा जो है समन्वयीकरण का नियम। ये जो समन्वयीकरण का नियम है वो ये है आपका, इसका अर्थ ये है कि मनुष्य का जो मानसिक विकास और मनुष्य का जो शारीरिक विकास होता है उनके बीच में आपस में एक समन्वय होता है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं। ठीक है? जैसा लोग कहते हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे, लोग कमेंट भी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इसी समन्वयीकरण के नियम के आधार पे ही कहते हैं, जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि मनुष्य का जो मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में आपस में क्या होता है? एक परस्पर समन्वय होता है। ठीक है? समझ में आ गई बातें? और जो लास्ट आपका है चेतन और अचेतनता का नियम, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये चेतन और अचेतन का नियम क्या है। तो इसके बारे में बस मैं आपको बता दूं कि मानसिक क्रियाओं की चेतन और अचेतन दोनों अवस्थाएं होती हैं। अगर कभी पूछ दे कि मानसिक जो विकास के नियम के अंतर्गत मानसिक विकास क्या चेतन और चेतन दोनों होता है, तो ध्यान दीजिएगा, चेतन और अचेतन दोनों होता है। मतलब मानसिक विकास में चेतना और अचेतना मीन्स कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों का मेन रोल होता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में से सबसे ज़्यादा हाथ किसका है, तो ध्यान दीजिएगा वो अचेतनता का है। ठीक है? ये पूछा जा सकता है आपको कि मानसिक विकास में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, चेतना का होता है कि अचेतना का, मीन्स कॉन्शियस का होता है कि अनकॉन्शियस का? तो ध्यान दीजिएगा आप अनकॉन्शियस को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मानसिक विकास में अचेतनता का हाथ जो है वो चेतनता से ज़्यादा होता है। तो समझ में आ गई बात? ये 6 रूल जो हैं वो मानसिक विकास के क्या हैं? नियम है। पहला क्रमिक विकास, दूसरा व्यक्ति विकास का नियम, तीसरा सूक्ष्मता का, इसको टारगेट पर रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर चौथा जो है प्रत्यय निर्माण या प्रत्यय विकास का नियम है, और पांचवा जो है समन्वयीकरण का नियम है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। और छठवां ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चेतनता और अचेतनता मीन्स मानसिक विकास के लिए चेतन और अचेतन दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी का कॉन्सेप्ट दिखता है तो वो अचेतनता का दिखता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो मानसिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की बात करेंगे, और तब देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कि मानसिक जो विकास होता है उसकी अवस्थाएं क्या क्या है। मीन्स ये जो हमारा टॉपिक है वो अवस्थाओं पर है। यहाँ से भी आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को टेट इत्यादि में मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, मानसिक विकास के अंतर्गत हमारी 4 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। आप सभी लोग कॉपी ओपन कर लो और कॉपी ओपन करके इन चीज़ों को नोट करो। जो इस कमेंट को मैं बोलने जा रहा हूँ, जिस पॉइंट को मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको भी आप लोग क्या करिए, नोट करते चलिए। और आपको हैंड रिटन PDF की अगर ज़रूरत है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प इसमें करूँगा। तो ठीक है, तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो मानसिक विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो जो पहला हमारा टॉपिक है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्थाएं। ठीक है, ये प्रतिवर्त क्रियाएं क्या हैं, इसको आप बढ़िया से समझ सकते हो। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्शन मीन्स प्रतिवर्त क्रियाएं मतलब रिफ्लेक्सिव
एक्शन की बात की जा रही है। अब ये रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या होता है? जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने से चीज़ों को करने की कोशिश करता है और वो हमेशा अपने से जो बड़े होते हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करना चाहता है, ठीक है। तो वो जो कॉपी करके कार्य करने की प्रक्रिया है उसको हम प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे हाँ, एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो मानसिक विकास की अवस्था है उसका प्रथम चरण कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिवर्त वाला ही है यही आपका क्या है? प्रथम चरण कहलाता है। मीन्स फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका प्रतिवर्त क्रिया ही कहलाता है, ठीक है। एक पॉइंट है इनका क्रो एंड क्रो का। एंड क्रो ने कहा है कि सामान्य रूप से जो व्यक्तिगत व्यवहार होता है वह शिशु की प्रतिवर्त अनुक्रियाओं या क्रियाओं से ही क्या होता है? शुरू होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत एक जो व्यक्ति होता है वह सरल से जटिल की ओर जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति का जो विकास है वह सरल से जटिल की तरफ जाता है, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, यह अवस्था का प्रथम चरण होता है। दूसरा, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि व्यक्तिगत जो व्यवहार होता है वह शिशु की प्रतिवर्त क्रियाओं पर होता है जो सरल से जटिल की तरफ जाता है। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिएगा। दूसरा है ऐच्छिक क्रियाओं का नियम है। मीन्स यहाँ पे जो बच्चा है वह ऐच्छिक क्रियाएं करता, मीन्स समझ बूझ कर अपने व्यवहार को आगे बढ़ाता है। तो मीन्स ऐच्छिक क्रियाओं को अगर हम शॉर्ट में एक लाइन कह दें तो समझ बूझ कर व्यवहार करना, ठीक है, वह ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्थाओं के अंतर्गत आता है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रयोजनपूर्ण क्रियाओं की अवस्थाएं। प्रयोजनपूर्ण क्या होता है? मीन्स पहले से कुछ पर्पज़ हो, पहले से कुछ उद्देश्य हो, उन क्रियाओं को करने की प्रक्रिया जो है वो प्रयोजनपूर्ण क्रियाओं की अवस्थाएं कहलाती है। इसके लिए आप रेशनल थिंकिंग इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। मीन्स ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयोजनपूर्ण क्रियाओं के लिए, प्रयोजनपूर्ण क्रियाओं की अवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आप उसके लिए कह सकते हो कि उसके लिए रेशनल थिंकिंग जरूरी है। मतलब हिंदी में अगर कहें तो तार्किक सोच जरूरी होती है, ठीक है। तो जो चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है निर्देशित क्रियाओं की अवस्था। मीन्स यह जो अवस्था होती है यहाँ बच्चे को निर्देशित किया जाता है। बच्चा विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर जो भी उसे समाज से, स्कूल से, अपने घर से जो भी उसको निर्देश मिलता है उसी निर्देश के अनुसार ही वो सारी क्रियाएं करता है, ठीक है। तो अगर इसको शॉर्ट में इन चारों को तेज़ी से समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि मानसिक विकास की बेसिकली 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्थाएं होती हैं, या प्रथम चरण का होता है जहां सरल से जटिल की तरफ आदमी का व्यवहार जाता है, जो शिशु की प्रतिवर्त अवस्थाओं पर, अनुक्रियाओं पर टिका होता है। ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्थाएं समझ बूझ कर व्यवहार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, जबकि प्रयोजनपूर्ण क्रियाएं जो होती हैं वो रेशनल थिंकिंग, मतलब किसी कार्य को करने के पहले क्या तर्क है उसको ये बढ़ावा देता है। और चौथा जो है निर्देशित क्रियाओं की अवस्थाएं, इसके अंतर्गत एक बालक परिवार, परिवार के बाहर विद्यालय, विद्यालय के बाहर जैसा उसको निर्देशन मिलता है उसके अनुसार अपनी क्रियाओं को लेकर आगे बढ़ता है। तो ये 4 जो हैं वो मानसिक विकास के सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में माने जाते हैं। इनके बाद पिछले टेट से जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम उस टॉपिक को टच करेंगे कि संज्ञानात्मक क्षेत्र कितने होते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अब हम जो बात करेंगे वो संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जो बात करेंगे वो कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात करेंगे। मीन्स ये आपका जो क्वेश्चन है ये पिछले टेट में आ चुका है, ठीक। कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक का जो क्षेत्र होता है वो बेसिकली 6 होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है आपका निर्माण होता है, जिसको आप इंग्लिश में क्रिएट भी कह सकते हैं, ठीक है। मीन्स जो संज्ञानात्मक के क्षेत्र में आता है।
दूसरा जो है वो है आपका मूल्यांकन होता है, जिसको आप इवेलुएट भी कह सकते हैं। इवैल्यूएशन से ये क्या है आपका बना हुआ है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका विश्लेषण, इसको आप एनालिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। चौथा जो आपका है वो है आपका लागू करना, इसके लिए आप अप्लाई या एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। जबकि अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका अंडरस्टैंड है, मीन्स समझ है, और लास्ट में जो आपका है वो है आपका रिमेंबर होता है। तो जो पिछले आपका टेट में क्वेश्चन आया था उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था और पूछा गया था कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा एक ऑप्शन है जो संज्ञानात्मक के क्षेत्र में नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, इन 6 को आप लोग याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला निर्माण, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा विश्लेषण, चौथा लागू करना, पाँचवां समझ या बोध होती है, और छठवां याद। इंग्लिश की बात कर लें तो क्रिएट, इवेल्युएट, एनालिसिस, अप्लाई या एप्लीकेशन, अंडरस्टैंड और रिमेंबर होता है, ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक का अपना एक क्षेत्र होता है। इसके अतिरिक्त इस टॉपिक को क्लोज करें, 1-2 पॉइंट है सिंपल सा, उन्हें अपने दिमाग में रखिएगा कि जो मानसिक और संज्ञानात्मक विकास होता है, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति का विकास है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। कहाँ से होता है? सरल से जटिल की तरफ होता है। इसके अतिरिक्त इसका संबंध इच्छाओं और आदर्शों से होता है। मीन्स ये आपसे पूछा जा सकता है कि मानसिक विकास का संबंध किससे होता है, तो ध्यान दीजिएगा, मानसिक विकास का संबंध मनुष्य की इच्छाओं तथा आदर्शों से होता है, ठीक है। तो जो आपका मानसिक विकास है उसमें बस इतना ही। जो आपका हमारा अगला टॉपिक है वो है इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, जिसको अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ इतना ही, पॉइंट सारे नोट करिएगा। कोई भी अगर परेशानी हो तो आप मुझे इंस्टीट्यूट पे आकर मिलिए, मैं आपकी हर डाउट को सॉल्व करूँगा, या मुझे कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।